मोस्टली स्टूडेंट्स इस वक्त ऑनलाइन हो चुके हैं। तो अब मैं जो लेक्चर है वो शेयर करने लगा हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है MIS के अंदर वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। स्क्रीन शेयर कर दी है। होप टू से कि तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो स्क्रीन नज़र आ रही होगी। जैसे कि आप देख रहे हो कि हमारे पास मल्टीपल कंप्यूटर लैंग्वेज जो है वो मौजूद है, यानी कि जिस तरह की टेक्नोलॉजी है उसी तरह की लैंग्वेज जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो आज हम इन लैंग्वेजेस के ऊपर डिस्कस करेंगे कि ये लैंग्वेजेस जो है ये हमारे कंप्यूटर साइंस के अंदर या MIS के अंदर या और कोई भी जो फील्ड है, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, रोबोटिक्स है, आपका MIS है, आपका ERP है, इसी तरह से SAP है, यानी कोई भी टेक्नोलॉजी जो आप चाहे MIS में रहते हुए इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे आप मैनेजमेंट में रहते हुए इस्तेमाल कर रहे हैं, या किसी भी फील्ड से आपका लिंक है, आपको किसी ना किसी लैंग्वेज को स्टडी करना पड़ता है, आपका किसी ना किसी लैंग्वेज के ऊपर आपको काम करना पड़ता है। तो इनकी डिटेल में अब हम डिस्कस करते हैं। अ प्रोग्राम इज अ step-wise instruction given to a computer to accomplish various tasks। वो कहता है कि एक प्रोग्राम बेसिकली क्या है, एक ऐसे स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शंस है, हदायत हैं जो कि कंप्यूटर को मुख्तलिफ टास्क करने के लिए जो है वो दी जाती हैं। प्रोग्राम्स आर राइट सॉफ्टवेयर यूजिंग स्पेशल लैंग्वेज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। वो कहता है कि ये जो प्रोग्राम है ये किसी खास किस्म की लैंग्वेज के अंदर जो है वो लिखा जाता है, और वो जो लैंग्वेजेस है वो कोई भी हो सकती है। उन तमाम को हम कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहते हैं। उसमें आपकी C++ हो सकती है, जावा हो सकती है, पाइथन हो सकती है, C# हो सकता है, F# हो सकता है, PHP हो सकता है, .ASP हो सकता है, .NET हो सकता है, C# हो सकता है। यानी कोई भी लैंग्वेज जो कि आप हदायत दे रहे हो कि कंप्यूटर को व्हाट टू डू, कि ये काम करो, तो वो आप किसी न किसी लैंग्वेज के थ्रू दोगे। वो लैंग्वेज जो है वो बेसिकली आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाएंगी। द प्रोसेस ऑफ राइट प्रोग्राम इज रेफर टू आ प्रोग्रामिंग। वो कहता है कि ये जो प्रोसेस है, यानी कि आपकी लैंग्वेज को लिखने का, आपके प्रोग्राम को लिखने का जो रेफर करता है वो किसी न किसी प्रोग्राम का हिस्सा होता है। आ सेट ऑफ प्रोग्राम which instruct the hardware to perform a job is called a software। लेकिन जब ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स यानी छोटे छोटे प्रोग्राम मिल के एक बड़ा प्रोग्राम बन जाते हैं, तो उस वक्त हम इनको कहते हैं कि अब एक सॉफ्टवेयर जो है वो हमने डेवलप कर लिया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, यानी कि मेन जो है वो 2 टाइप्स है। आपने पहले स्टडी किया होगा हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। इसी तरह से प्रोसीजरल लैंग्वेज और नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस भी हैं। सबसे पहले जी प्रोसीजरल लैंग्वेज, आ लैंग्वेज विच एक्सप्लेन स्टेप वाइज सिक्वेंशियल एक्सप्लेनेशन टू अकॉम्प्लिश आ गिव टास्क इज कॉल्ड प्रोसीजरल लैंग्वेज। यानी ऐसी लैंग्वेज जो कि स्टेप वाइज एक तरतीब के अंदर किसी खास चीज को, किसी खास टास्क को एक्सप्लेन करे, उसे हम प्रोसीजरल लैंग्वेज कहते हैं। नॉन प्रोसीजरल क्या है जी? अ नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज focus on what need to be done without specify exactly how it should be done। और जो नॉन प्रोसीजरल उसमें क्या है कि हम ये जानते हैं कि हमने ये काम करना है, अब वो काम किस तरीके से करना है, किस लैंग्वेज में करना है, तो ये उसके ऊपर डिपेंड है। तो वो हमारी जो है वो नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज जो है वो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, जिसमें मशीन लैंग्वेज है, या आप ये भी कह सकते हो कि लो लेवल लैंग्वेज जो है वो आती हैं। फर्स्ट जनरेशन में क्या किया गया? अर्लियर कंप्यूटर वर प्रोग्राम्ड इन मशीन लैंग्वेज और फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। वो कहता है कि उस दौर की जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कंप्यूटर्स थे और प्रोग्राम को प्रोग्राम करते थे, उनको हम फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज कहते हैं, जो कि मशीन लैंग्वेज के अंदर कोड जो है वो लिखा जाता था। जैसे कि फर्स्ट लैंग्वेज हमारी आडा है, आडा फ्लोरेंस ने इजाद किया एक सिविल डिफेंस के अंदर। तो इसी तरह से और भी मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं जो कि मशीन लैंग्वेज का हिस्सा बनती हैं। अ सीरीज ऑफ जीरोस एंड वंस, देन द सीपीयू कैन इंटरप्ट एंड एग्जीक्यूट। वो कहता है जीरोस और वन की फॉर्म में सीपीयू को इंटरप्ट्स के थ्रू जो है
एग्जीक्यूट किया जाता है। मशीन लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज द ओनली लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर अंडरस्टैंड। वो कहता है कि यही वजह है कि जीरोज और वन बाइनरी फॉर्म में इंटरप्ट्स के थ्रू जो है वो लैंग्वेज को एग्जीक्यूट किया जाता है। इसलिए मशीन लैंग्वेज एक वाहिद मशीन है जो कि आपका कंप्यूटर समझता है, ना कि इंसान, ना कि एंड यूजर। सिर्फ कंप्यूटर को अंडरस्टैंडेबल है, इसलिए मशीन लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंस मशीन लैंग्वेज इज डिफिकल्ट टू यूज, वो कहता है कि यही बात है कि आज के दौर की अगर हम बात करें तो आज भी मशीन लैंग्वेज जो है वो उसका इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। कंप्यूटर साइंटिस्ट डेवलप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच मोर क्लोजली रिजेंबल ह्यूमन कम्युनिकेशन। वो कहता है कि यही वजह है कि कंप्यूटर के जितने भी साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने ऐसी ऐसी लैंग्वेज डेवलप की हैं जो कि बहुत ज्यादा नियर अबाउट है आपके ह्यूमैनिटी के, यानी कि इंसान को प्रोग्राम लिखने के लिए वो कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, लेकिन वो जब प्रोग्राम लिखेगा तो उसको ऐसे ही लगेगा कि वो उसने इंग्लिश लाइक जो है वो इंस्ट्रक्शंस पास किए हैं कंप्यूटर को। कंप्यूटर जो है उसे कन्वर्ट करेगा थ्रू कंपाइलर, इंटरप्रेटर और आपका जो है ट्रांसलेटर के थ्रू मशीन लैंग्वेज के अंदर। मशीन लैंग्वेज जो है वो प्रोग्राम जो है वो हमारा एग्जीक्यूट करने में कामयाब होगी। द प्रोग्राम इज रिटन इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ट्रांसलेट इनटू द मशीन लैंग्वेज बिफोर इट इज रन। वही बात आ गई जो मैंने अभी कही कि जो भी प्रोग्राम आप लिखते हो, जो भी लैंग्वेज होगी, उस लैंग्वेज में वो लिखा हुआ प्रोग्राम सबसे पहले ट्रांसलेट होता है मशीन लैंग्वेज में। उसके बाद वो ट्रांसलेट होने के बाद हमें एग्जीक्यूट यानी हमारी जो आउटपुट है हमारे सामने एट इट इज, जिस तरह इंसान समझता है उसी तरह उसको रिटर्न कर दी जाती है। द प्रोग्राम रिटन बाय द प्रोग्रामर इज नोन एज द सोर्स प्रोग्राम, यानी कि जो प्रोग्राम उस प्रोग्रामर ने लिखा है उसको हम लोग सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। वो किसी भी लैंग्वेज का हो सकता है। द मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड एज द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। लेकिन मशीन लैंग्वेज क्या करती है, जैसे ही हम उसके लिए फॉर एग्जांपल अगर C++ है तो कंट्रोल F9 प्रेस करोगे, जावा क्या है तो आप जावा C करोगे, इसी तरह से और भी मल्टीपल आपके जो है पाइथन है तो Alt F5 करोगे। डिपेंड कर होता है कि एडिटर आप कौन सा इस्तेमाल कर रहे हो। तो उस एडिटर के मुताबिक जो भी सोर्स प्रोग्राम लिखा गया है आपने उसको रन किया है। अब वो रनएबल जो प्रोग्राम है वो बेसिकली आपका मशीन कोड है और वो मशीन कोड प्रोग्राम बेसिकली आपका ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बन चुका है। द सिस्टम सॉफ्टवेयर ट्रांसलेट द सोर्स प्रोग्राम इनटू द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इज कॉल्ड ट्रांसलेटर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर वो जो प्रोग्राम है जो हमने राइट किया है और उसने उसको कन्वर्ट किया है, कन्वर्ट करके उसने उसको बताया है, वो बेसिकली हमारा ट्रांसलेटर कहलाता है। सेकंड जनरेशन लैंग्वेज द असेंबलर। द फर्स्ट ट्रांसलेटर वाज कॉल्ड असेंबलर। जो पहला आपका ट्रांसलेटर था उसको हम लोग क्या कहते थे, असेंबलर, यानी कि असेंबली लैंग्वेज से ये आया था और असेंबली लैंग्वेज को ही ज्यादातर जो है ये सपोर्ट करता है। दे परमिट द प्रोग्रामर टू डिकोड प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज और सेकंड जनरेशन लैंग्वेज। वो कहता है कि सेकंड जनरेशन की जो लैंग्वेज है, यानी कि फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास मशीन लैंग्वेज थी, सेकंड जनरेशन में हमारे पास असेंबली लैंग्वेज आ गई। अब असेंबली लैंग्वेज में जितने भी लिखे हुए प्रोग्राम है उनको असेंबलर के थ्रू जो है वो ट्रांसलेट किया जाता है और कन्वर्ट कर दिया जाता है मशीन लैंग्वेज के अंदर। An assembly language mnemonics name for the operation that are to be performed, symbolic names for the data that is processed। वो कहता है कि असेंबली लैंग्वेज क्या करती है, निमोनिक्स नेम है, उसके निमोनिक्स कोड है, उसके लिखने का तर्ज है, उसका एक सिंटैक्स है जो कि क्या करता है हमारे ऑपरेशंस को प्रॉपर तरीके से सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर जो है वो परफॉर्म करता है और उस डेटे को प्रोसेस कर देता है ट्रांसलेट करके मशीन लैंग्वेज के अंदर। Assembly language was a big improvement over machine language from the programmer's point of view, but it has several drawbacks। वो कहता है कि असेंबली लैंग्वेज के आने से बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट हुई, खास करके प्रोग्रामर्स के लिए। वो क्या करते थे कि अपने मशीन लैंग्वेज को समझाने के लिए जो भी प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में लिख लेते थे वो उसी तरीके से मशीन में कन्वर्ट करता था और मशीन उसके ऊपर अपना जो टास्क है वो परफॉर्म करती थी। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी जो है वो भी आए। द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम और नॉट टू बी लेंथी एंड वर डिफिकल्ट फॉर प्रोग्रामर टू रीड। वो कहता है कि असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम एक तो लेंथ वाइज बड़े नहीं होते थे और प्रोग्रामर जो है इनको आसानी जो है वो रीड कर सकता था। नेक्स्ट है जी थर्ड जनरेशन लैंग्वेज 3GLs। Third generation language can produce multiple object program instruction from a single source program instruction।
वो कहता है कि जब थर्ड जनरेशन की बारी आई, थर्ड जनरेशन में क्या था कि एक ही वक्त में जितना बड़ा आपने प्रोग्राम लिखा है, वो एक आपका सोर्स प्रोग्राम है, उसको वो एक ही वर्ड में जो है वो एक ही दफा में उस प्रोग्राम को पढ़ता था। इट मींस द प्रोग्रामर हैव टू प्रोड्यूस few line of code. In addition, the syntax of third generation language is more likely the user language. वो कहता है कि जो थर्ड जनरेशन की लैंग्वेजेस हैं, क्योंकि उसमें कंपाइलर इंट्रोड्यूस हो गया, प्लस उसमें एक ही दफा पूरा प्रोग्राम जो है वो राइट होता था, कंपाइलर उसको रीड करता था और हमें जो है वो आउटपुट जनरेट कर देता था। अब जैसे वो लैंग्वेजेस आई, अब वो जो हमारी ह्यूमैनिटी है यानी कि एंड यूजर जो है, जो प्रोग्रामर है, वो थर्ड जनरेशन की तरफ जो है वो मूव हो गया। कंपाइलर प्रोड्यूस अ कंप्लीट ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इन वन प्रोसेस, देन द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड। वो कहता कंपाइलर क्या करता था, पूरे के पूरे प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट बना के एक ही मर्तबा में उसको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट करके उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो कर देता था। एन इंटरप्रेटर ट्रांसलेट अ सोर्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन and execute it before going on the next instruction। वो कहता है कि इंटरप्रेटर क्या करता था कि ये उस ट्रांसलेटेड प्रोग्राम को सोर्स प्रोग्राम में कन्वर्ट करता था। यानी आप ये कह लेते हैं कि सोर्स प्रोग्राम की जो हदायत है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए इंटरप्रेटर जो है वो ट्रांसलेट करता था उन हदायत को आपके डेटे के लिहाज से। इसमें मल्टीपल लैंग्वेजेस हमारे पास आई, जैसे कि कबोल है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, फोर्ट्रान है, फार्मूला ट्रांसलेट, PL1 प्रोसीजरल, वन लैंग्वेजेस आर कंपाइल लैंग्वेज एंड बेसिक प्रोग्राम आर इंटरप्रेटर लैंग्वेज। वो कहता है कि ये वो लैंग्वेजेस थी जो बेसिकली इंटरप्रेटर का इस्तेमाल करती थी, और इंटरप्रेटर क्या करता था, कंपाइलर की तरह प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर देता था एक ही दफा में आपके सोर्स प्रोग्राम से, और उसको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बना के उसको एग्जीक्यूट कर देता था। नेक्स्ट थी हमारे पास जी फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। यहां तक किसी स्टूडेंट का फर्स्ट 3 जनरेशन में कोई क्वेश्चन है क्लियर है जी सबको? फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज were developed in 1970s to overcome the demand of the procedural programming language। वो कहता है कि फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज जो है वो 1970s के अंदर जो डेवलप की गई, और ये डिमांड जो प्रोसीजरल लैंग्वेज की मेन डिमांड्स थी, उन डिमांड्स को कवर करने के लिए फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज जो है वो डेवलप की गई। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज और नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज, और ये नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज थी इफ अलाउ द प्रोग्रामर एंड यूजर to instruct the computer in what to do rather than how to do it। वो कहता था कि प्रोग्रामर जो है वो अपनी मर्जी से कंप्यूटर से क्या बात करवानी है, कंप्यूटर से कैसे कंट्रोल करना है, कंप्यूटर को क्या इंस्ट्रक्शन पास करनी है, क्या नहीं पास करनी, ये यूजर के एंड में होता था। यूजर अपनी मर्जी से कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता था, उसके मुताबिक जो है वो कंप्यूटर जो है वो वर्किंग करता था। द term natural language is also used because the syntax of fourth generation language can be very similar to our everyday speech। वो कहता है कि फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज नेचुरल लैंग्वेज की ही तरह थी, और ये डेली बाय डेली हमारे जो स्पीचेस में है उनमें भी इनका इस्तेमाल होना शुरू हो गया, जैसे कि डेटाबेस क्वेरी लैंग्वेज, मॉडलिंग लैंग्वेज, वेरी हाई लेवल लैंग्वेजेस, ग्राफिक्स जनरेटर लैंग्वेजेस, रिपोर्ट राइटर्स। इसी तरह और भी बहुत सारी लैंग्वेज थी जो कि रूटीन में फोर्थ जनरेशन में हमारे पास जो है वो वर्किंग में आना शुरू होगी। इस तरह एप्लीकेशन जनरेशन। नेक्स्ट है जी डेटाबेस क्वेरी लैंग्वेज। सबसे पहले इट इज शोन हियर हाउ अ मैनेजर कैन यूज अ डेटाबेस क्वेरी लैंग्वेज दैट प्रोवाइड्स अ स्पेशल रिपोर्ट फ्रॉम डेटाबेस कंटेंट विदाउट द नीड टू code a program। the 4GL used in example is the focus। वो कहता है कि डेटाबेस लैंग्वेज के अंदर क्या था कि DQL जो थी, डाटा क्वेरी लैंग्वेज, इसमें होता यह था कि जो भी यूजर था, चाहे वो ऑरिकल इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो पैराडॉक्स इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो गुप्ता इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो आपका पावर बिल्डर इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो आपका एसक्यूएल सर्वर इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट, कोई भी डेटाबेस को वो इस्तेमाल कर रहा है, वो उसके अंदर क्या कर रहा है, क्यूरीज के थ्रू जो है वो अपना डाटा जो है वो रिट्रीव भी कर रहा है, अपना डाटा इंसर्ट भी कर रहा है, रिपोर्ट्स भी जनरेट कर रहा है, अपनी इंडेक्स भी बना रहा है, अपने व्यूज भी बना रहा है। तो ये जितनी भी थी आप उसी की जो एडवांस फॉर्म है इस वक्त मार्केट में ERP
और सैप जो है वो बेसिकली यही डेटाबेस क्वेरी लैंग्वेज की ही एडवांस फॉर्म है। अब हमारे पास क्या है, ड्रैग एंड ड्रॉप की मदद से हम लोग अपनी क्वेरीज को जो है वो जनरेट कर लेते हैं। मॉडलिंग लैंग्वेज, a modeling language is specially designed to make the building of mathematical models easier than when a problem oriented language is used। वो कहता है कि मॉडलिंग लैंग्वेजेस क्या है, स्पेशली जो बिल्डिंग के मॉडल्स जो है मैथमेटिकली उनको बनाने के लिए जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं। One of the first modeling language is GPSS, General Purpose Simulation System। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि मॉडल्स जैसे कि 2D मॉडल है, 3D मॉडल है, अब आप किसी हाउस का मॉडल बनाना चाह रहे हैं, किसी बिल्डिंग का मॉडल बनाना चाह रहे हैं, किसी प्लाजे का मॉडल बनाना चाह रहे हैं, कोई भी किसी कार का मॉडल बनाना, तो उनको डेवलप करने के लिए भी अलहदा से लैंग्वेज जो है वो वर्क करती थी, जिसमें जीपीएस जनरल पर्पस सिमुलेटिंग, और ज्यादातर ये सिमुलेटर थे। अभी भी काफी जगह पे सिमुलेटर जो है वो इस्तेमाल होते हैं, चाहे वो आपको एरोप्लेन उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाए, चाहे वो ट्रेन चलाने के लिए। तो मोस्टली जो न्यू यूजर होता है, फ्रेश यूजर होता है, उसको पहले सिमुलेटर पे काम करवाया जाता है, बाद में वो जो है अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज के ऊपर जो है काम करना शुरू कर देते हैं। डेवलप बाय आईबीएम इन अर्ली 1960 के अंदर आईबीएम ने इसको जो है जीपीएसएस को डेवलप किया था। द मोस्ट पॉपुलर वन दैट फॉलो इंक्लूड डायनामो, सालम, सिम स्क्रिप्ट, GAPSP, मॉडल एंड IFPL। ये वो लैंग्वेज हैं जो मॉडल लैंग्वेज को सिमुलेटर के लिए, सिमुलेशन के लिए जो है वो इस्तेमाल की जाती थी। वेरी हाई लेवल लैंग्वेज, द टर्म वेरी हाई लेवल लैंग्वेज इज ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो कहता है कि वेरी हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें तो बेसिकली जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारी, उन तमाम के बारे में जो है वो डिस्कस होगी। सच एज APL that offers assistance and power over the above that of conventional language। वो कहता है कि अगर हम इसकी बात करें तो APL जो है इसमें बहुत ज्यादा कन्वेंशनल लैंग्वेज थी जो कि आपके प्रोग्रामिंग के जनरेशन को जनरेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट हमारे पास है जी ग्राफ जनरेटर्स। A graph generator is also called graphic package, is used to display or print data in a variety of graphical form। वो कहता है ग्राफ जनरेटर आ गया, ये भी जैसे कि एक्सेल है, एक्सेल के अंदर आप आसानी जो है वो ग्राफ रिप्रेजेंट कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, आप वहां पे भी इंसर्ट के अंदर आप अपना ग्राफ चार्ट जो है वो बना सकते हो। इसी तरह और इसके अलावा डिफरेंट लैंग्वेज आई हुई हैं जो कि आपके ग्राफ को बनाने के लिए जो है वो यूजर की हेल्प करती हैं। रिपोर्ट राइटर, a report writer is especially designed to prepare report। The first example of RPG report program generator, COBOL has a report writer feature and do most of the database management system। वो कहता है कि जी कबोल को भी इस्तेमाल किया जाता था रिपोर्ट राइटिंग के लिए। इसके अलावा रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर था, या एक बहुत मशहूर जो हमारी रिपोर्ट राइटर प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है वो बहुत ज्यादा जो है वो इस्तेमाल होता है। इसी तरह से पावर बिल्डर के अंदर आप रिपोर्ट बना सकते थे, एक्सेस के अंदर रिपोर्ट बना सकते थे, और भी डिफरेंट तरह। क्रिस्टल रिपोर्ट राइटर एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है जो किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर आप अटैच करके अपनी मर्जी की जो रिपोर्ट्स हैं उनको जनरेट कर सकते हो। Application generator, an application generator produce an application program such as inventory, payroll without programming। Example of math, maintenance and mark KV। वो कहता है कि एप्लीकेशन जनरेटर जिसमें आप अपनी मर्जी की एप्लीकेशंस को जनरेट कर सकते थे। इसमें जरूरी नहीं है कि यही दो लैंग्वेज जो आप विजुअल बेसिक के अंदर काम कर सकते हो, आप .NET में काम कर सकते हो, आप जावा में काम सकते हो। आप उस दौर की अगर हम बात करें तो आप बेसिक में काम कर सकते थे, फोर्ट्रान में, कबोल में, पास्कल में, C++ में। बाद में फिर लैंग्वेज जैसे जैसे चेंज होती गई तो आप अपनी मर्जी के किसी भी, यानी अब जावा है तो जावा के अंदर भी आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो जनरेट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास जो एडवांस आई उनमें हमारे पास आ गया जी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। Object-oriented programming, also abbreviated as OOP, is also a programming language to enhance the productivity of programmer and reduce software development time। वो कहता है कि जी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जिसको हम दूसरे लफ्जों में OOP भी कहते हैं, ये भी जब प्रोग्रामिंग आई तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर एक बहुत बड़ी इन्हांसमेंट होगी और इस तरह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है वो इन टाइम होना शुरू हो गया। इन OOP system are modeled using chunk of programming
a data called object। वो कहता है कि इसमें क्या था कि ऊप के अंदर जितने भी हम मॉडल्स बनाते थे यानी कि फंक्शंस डेवलप करते थे, मॉड्यूल्स बनाते थे, वो बेसिकली क्या था कि चंक्स थे प्रोग्राम्स के, और हमें अपनी प्रोग्रामिंग की मदद से एक एप्लीकेशन को डेवलप करना जो है वो उसके ऑब्जेक्ट बनाना जो है बहुत ज्यादा आसान हो गया। ईच ऑब्जेक्ट इंक्लूड प्रोग्रामिंग कोड दैट स्पेसिफिक हाउ इट शुड बिहेव, how it should manipulate data, respond to message from other object and send message of it on। वो कहता है कि ये डिपेंड हो गया, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर आपने ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप होना शुरू हो गया, ऐसे ऐसे कोड लिखना स्टार्ट हो गया कि आप एक वक्त में अपने आप को मैसेज सेंड करते हो, किसी और ऑब्जेक्ट को मैसेज सेंड कर सकते हो। जैसे अब आपके पास सेल फोन है, अब सेल फोन के अंदर भी आप लोग एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग कर रहे हो, आप लोग एप्पल की प्रोग्रामिंग कर रहे हो, आप लोग पाइथन की प्रोग्रामिंग कर रहे हो, आप सी शार्प की प्रोग्रामिंग कर रहे हो। अक्सर मकसद क्या है कि आप एक दूसरे को कॉल कर सकते हो, आप एक दूसरे को मैसेज जो है वो सेंड कर सकते हो। ये कैसे शुरू हुआ? ये आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू जो है वो ये इन्हांसमेंट आई। The significant benefit of OOP is code reusability. The same price piece of code can be used for different application। वो कहता है कि इस एप्लीकेशन आने से क्या हुआ कि हमें डिफरेंट तरह की जो एप्लीकेशन है उनके छोटे छोटे कोड के टुकड़े इकट्ठे करके एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन को डेवलप करने का सिमुलेशन मिल गया या एक प्लेटफॉर्म मिल गया। टुडे कोड रीयूजेबिलिटी हैज नॉट ओनली बिकम desirable but also essential in many software development environment। बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर इन कोड को जो इकट्ठा करके एक बड़ी एप्लीकेशन बनाने का जो ट्रेंड है वो इस वक्त आम हो चुका है। यानी हर जगह पे अब क्या है कि रेडीमेड काम होना शुरू हो गया, आपको बने बनाए कोड्स मिल जाते हैं, आप जस्ट कॉपी पेस्ट करते हो और अपनी जो एक एप्लीकेशन जो आपको रिक्वायर्ड है वो आप बासानी जो है वो डेवलप कर सकते हो। बात को तो आपको ओपन सोर्स एप्लीकेशन इंटरनेट से मिल जाती हैं, आप उनको डाउनलोड करके अपनी मर्जी के मुताबिक जो है उसको एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन एडजस्ट आप तभी करोगे जब आपको उस लैंग्वेज के लिहाज से कोडिंग का तरीकाकार जो है वो आता होगा, जैसे कि जावा है, C++ है, पाइथन है, इस तरह PHP है, आपकी ASP.NET है, आपका C# है, F# है। बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो आपको आनी चाहिए जिससे आप किसी भी सॉफ्टवेयर को जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपको मिल जाते हैं आप उनको चेंज करके अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो। इट इज एस्टिमेटेड दैट half of the code required for the most application already exist and that an estimated 40 to 60 of all new code come from software library of reusability component। जी आंसर आपका हाथ रहा खैरियत है। डिपेंड कर होता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो किस फॉर्म का बनाना चाह रही हैं। आप उनको C++ में भी बना सकती हैं, जावा में भी बना सकती हैं। अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन बनाना चाह रही हैं तो उसके लिए आप PHP.ASP C# का इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आप विजुअली कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन करना चाह रही हैं तो उसमें आपके पास विजुअल बेसिक है, विजुअल C# है, इसी तरह से विजुअल आपके पास जावा है, यानी जिनका आप GUI बनाना चाहते हैं। तो ये डिपेंड करता है, आप जरूरी नहीं है कि सारी लैंग्वेज सीखी जाए, जो लैंग्वेज आपको इजी लगे आप उसी को सीखो, उसी के अंदर आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो जो सॉफ्टवेयर है वो डिजाइन कर रहे हो। यहाँ पे भी आप देखें कि मैंने बताया है कि 40 to 60% कोड जो है वो हमें तकरीबन ऑलरेडी बने हुए मिल जाते हैं, बस उसमें 40% या हमें काम करना पड़ता है या 60% काम करना पड़ता है उस सॉफ्टवेयर के ऊपर, और वो सॉफ्टवेयर जो है हमारी रीयूजेबिलिटी के लिहाज से जो है वो तैयार हो चुका होता है। Also OOP reduce amount of the testing required। और कहता है कि OOP के अंदर ये भी इशू खत्म हो गया कि अब आप अपने सॉफ्टवेयर को जो है वो टेस्ट करें। ये जरूरी नहीं है कि वो टेस्ट करें, सॉफ्टवेयर जैसे जैसे आप काम कर रहे हो वैसे वैसे आप अपने सॉफ्टवेयर को साथ के साथ टेस्ट भी कर रहे हो। OOP सॉफ्टवेयर easy to update because some aspects of object have been often to be modified। वो कहता है कि OOP के बने हुए यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बने हुए सॉफ्टवेयर को एडिट करना भी बहुत ज्यादा आसान है। क्यों? उसमें आपको कोड का पता होता है, आप आसानी जो है उस कोड के ऊपर वर्किंग करते हो और उसको अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो चेंजेस कर सकते हो। नेक्स्ट है जी हमारे पास विजुअल प्रोग्रामिंग। यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है विजुअल प्रोग्रामिंग।
programming facilitate user to visualize the code, their code and its impact on the system। वो कहता है कि विजुअल प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि यूजर को फैसिलिटेट किया गया, यूजर को आसान बना दिया गया है कि वो आसानी जो है अपना कोड जो है वो इसके ऊपर लिखे और उसको आसानी के साथ जो है वो इस्तेमाल कर सके। यानी कि अब क्या है, जहां पे आपको एक बटन लगाने के लिए काफी बड़ा कोड लिखना पड़ता था, अब उसकी जगह क्या हो गया, जस्ट आपको ड्रैग एंड ड्रॉप बटन्स लगाने, आप ड्रैग एंड ड्रॉप को कंबो बॉक्स लगाना है, ड्रैग एंड ड्रॉप की मदद से जो है अपनी वर्किंग जो है वो कर सकते हो। द प्रोग्राम allow a user to download competitive advertise price from external database। वो कहता है कि आप सिंपल आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, ओपन सोर्स प्रोग्राम काफी सारे इंटरनेट पे पड़े हैं, आप जस्ट उनको एडवर्टाइज करो, अपने कंपटीटर ढूंढो, उनको डाउनलोड करो, एक्सटर्नल डेटाबेसेस बनाओ और उनको दोबारा से बेशक अपलोड कर लो या उसको इस्तेमाल करो। It then compare the competitor's price with those of user organization and graphically display comparison of the price। आजकल ये भी हो रहा है कि मल्टीपल सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं आपके पाकिस्तान में, अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में बात करें तो बहुत ज्यादा कंपनीज हैं जो साथ काम करें, लेकिन क्या है कि एक ही सॉफ्टवेयर के ऊपर मल्टीपल कंपनी जो जब काम कर रही होती हैं तो उसकी कंपटीटर जो है उनकी प्राइस अप एंड डाउन जो है वो होती रहती है। अगर आपको किसी लैंग्वेज का, चाहे वो विजुअल लैंग्वेज है, चाहे वो दूसरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, पता है तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक सॉफ्टवेयर को जो है वो रीचेंज करके जो है वो उसी कंपनी को या और कंपटीटर जो भी आपका बनता है उसके मुताबिक जो है लेस प्राइस के अंदर आप अपना सॉफ्टवेयर जो है वो सेल कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी हैज डेवलप्ड विजुअल बेसिक डिजाइन टू अलाउ यूजर टू इंटीग्रेट माइक्रोसॉफ्ट विंडो एप्लीकेशन। वो कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऐसी लैंग्वेज बना दी जिसका नाम है विजुअल बेसिक, कि आप अपनी मर्जी के सॉफ्टवेयर डिजाइन करें जो कि डायरेक्टली विंडो के साथ जो है वो इंडिकेट हो जाए और डायरेक्टली विंडो के साथ जो है वो एग्जीक्यूट हो। द फीचर कैन रिड्यूस द डेवलपमेंट टाइम फॉर मेनी एप्लीकेशन। विजुअल बेसिक सर्व एज अ कॉमन माइक्रो लैंग्वेज फॉर एक्सेस पावर पॉइंट, वर्ड एंड एक्सेल। वो कहता है कि क्या हुआ कि इस लैंग्वेज के आने से जितने भी कॉमन फीचर थे मुख्तलिफ लैंग्वेज, चाहे उसमें वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, पब्लिशर है, एक्सेस है, जितने भी माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन थी वो ऑटोमेटिकली विजुअल बेसिक के अंदर जो है वो इस्तेमाल होना शुरू होगी। नेक्स्ट थी हमारे पास जी क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अवेलेबल, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्ट के अंदर आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस है, ग्राफिक एप्लीकेशन है, स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन है, गेम्स एंड एंटरटेनमेंट है। अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें कंप्यूटर, सर्वर, टैबलेट और मोबाइल फोन इस्तेमाल होता है। इसके अलावा यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं, डिवाइस ड्राइवर है, एंटीवायरसेस है और भी बहुत सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे कि डायग्राम आप देख रहे हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम है, फिर यूटिलिटी प्रोग्राम है जिसके अंदर आप कोई भी फायरवॉल के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हो, एंटीवायरस इस्तेमाल कर सकते हो और भी इस तरह से लैंग्वेज है, असेंबलर है, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, लाइब्रेरी प्रोग्राम है। तो ये सारे के सारे जो है वो बेसिकली आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इज डिजाइन्ड टू रन अ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। वो कहता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर इसलिए डिजाइन किए गए हैं ताकि आप अपने प्रोग्राम को प्रॉपर तरीके से जो है सिस्टम के ऊपर यानी कि कंप्यूटर के ऊपर जो है वो बआसानी रन कर सको और कंप्यूटर के ऊपर ही जो वो बआसानी जो है वो चेक कर सको। इफ वी थिंक ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम आ लेयर्ड मॉडल, the system software is interface between the hardware and the user application। अगर वो कहता है कि हम लेयर मॉडल की बात करें तो बड़ी सिंपल सी बात है कि यूजर और कंप्यूटर के दरमियान में जो वर्क हो रहा है वो हमारा बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सिस्टम। अगर आपके लैपटॉप पे सिस्टम सॉफ्टवेयर ही नहीं है यानी कि विंडो ही नहीं है तो आप अपना जो है वर्क कंप्यूटर के ऊपर नहीं कर सकते। इसी तरह से ड्राइवर्स नहीं है, कीबोर्ड के ड्राइवर नहीं है, माउस के ड्राइवर नहीं है तो भी आप अपने सिस्टम के साथ काम जो है वो नहीं कर सकते। इसी तरह आपके वीजीए के ड्राइवर नहीं है तो आपका एलईडी जो है, एलसीडी जो है या मॉनिटर जो है वो डिस्प्ले नहीं देगा। The operating system is best known example of system software। वो कहता है कि इसमें सबसे पहले जो अगर मैं बात करूं तो वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की है जो कि सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर की। The OS manage all the other program in the computer। वो कहता है कि OS क्या करता है, जितने भी सॉफ्टवेयर आप लोग इंस्टॉल करते हो उन तमाम को ये मैनेज करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू मैनेज द कंप्यूटर itself। It run in background maintaining the computer basic functions so user can run high level language application software to perform
certain tasks. Essentially, system software provide a platform for application software to be run on the top of. वो कहता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है जिसमें आप बड़े हाई कॉम्प्लेक्स लेवल के सॉफ्टवेयर्स को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो और उनके फंक्शंस को इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि आपका मैक्स है, माया है, पॉजर है, इसी तरह से इलिस्ट्रेटर है, ऑरिकल है, ईआरपी है, सैप है। ये बहुत हाई लेवल के सॉफ्टवेयर्स हैं, लेकिन ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर जो है वो एग्जीक्यूट होंगे। सेशन क्लोज होने लगा, हम यहाँ से अपना लेक्चर जो है वो रिकंटिन्यू करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। जैसे सेशन क्लोज हो आप फौरन जो है इसको रीज्वाइन कर लीजिएगा। तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो स्क्रीन नजर आ रही होगी। जी, देयर आर 3 बेसिक टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम कंट्रोल सॉफ्टवेयर यानी कि जो आपके सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। System control software help to monitor, control, coordinate and manage the resources and function of a computer system. System control software can be classified into 2 category. वो कहता है कि जो आपके के पूरे सिस्टम को, मॉनिटर्स को, आपके कोऑर्डिनेट्स को, कंट्रोल्स को मैनेज करता है, उसके फंक्शंस को मैनेज करता है, उसकी 2 डिफरेंट टाइप है। एक आपका है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स फंक्शन, दूसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स एनवायरनमेंट। सबसे पहले है जी ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स। The operating system managed to computer process functioning as an interface between the user and the software that process the firm data and the hardware. Major function of the operating system include help a CPU to manage and control internal computer operation, facilitating communication between the user and the CPU, enabling a CPU to communicate with other peripheral devices, automatic creation program function to increase the operating efficiency of a computer system as a whole. वो कहता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो हमारा ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम अपने सीपीयू के साथ जो है वो किस तरीके से काम करता है। क्यों? सारे का सारा काम अगर सीपीयू प्रॉपर तरीके से उसके साथ वर्किंग कर रहा है तो वो प्रॉपर तरीके से सीपीयू जो है वो उसको रिस्पॉन्स कर रहा है। आज में उसकी की तमाम डिवाइसेस हो सकती हैं, आपका वो इनपुट डिवाइसेस हो सकती है, आउटपुट डिवाइसेस हो सकती है, प्रिंटर हो सकते हैं। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम 100% वर्किंग कर रहा है तो वो आपको जो है आसानी जो है इनके साथ जो वर्किंग करना है वो जो है वो इजी हो जाएगा। सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर सेकंड जो है यूटिलिटी प्रोग्राम्स। There are among the most popular types of the system software that perform tasks such as formatting disk, locating free space on the disk, retrieve lost damaged file, sorting and managing data, converting file from one format to another, backup and important file and providing online help. वो कहता है कि यूटिलिटी प्रोग्राम में क्या होता है कि आप अपनी यूटिलिटी प्रोग्राम आप छोटे छोटे सॉफ्टवेयर है, जैसे कि जिप का सॉफ्टवेयर है, विनजिप है आपका। इसी तरह से आप डिस्क को फ्री चेक करना चाह रहे हो, आप एंटीवायरस करना चाह रहे हो, अगर आपकी फाइल डैमेज होगी आप उसको लेना चाह रहे हो, रिट्रीव करना चाह रहे हो तो उसके लिए पावर इजी रिकवरी सॉफ्टवेयर है। इसी तरह आप अपने डेटे को मैनेज करना चाह रहे हो, इसी तरह से आप अगर फाइल की फॉर्मेट को कन्वर्ट करना चाह रहे हो वो आपका फॉर्मेट फैक्ट्री का सॉफ्टवेयर है। तो इस तरह के छोटे छोटे यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं जिनको आप इस्तेमाल करके आप ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो है वो वर्किंग कर सकते हो और अपनी फाइल्स को, अपने डेटे को जो है वो सेट कर सकते हो। प्रोग्रामिंग सर्विसेज
इंक्लूड लैंग्वेज ट्रांसलेटर इसमें मौजूद है, सिस्टम के लोकेटर मौजूद है, लिंक एडिटर्स मौजूद है और आपके सिस्टम की लाइब्रेरीज है। कोई भी लैंग्वेजेस है, आप देखें जो भी लैंग्वेज आप करते हैं, जैसे कि C++ है आपने एडिटर का, तो कंपाइलर बाय डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर है। असेंबली लैंग्वेज है आपने जस्ट इंस्टॉल किया तो उसका असेंबलर बाय डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में है। यानी जो भी लैंग्वेज आप इस्तेमाल कर रहे हो बाय डिफॉल्ट से ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर उसके एल्गोरिथम्स के अंदर इन असेंबलर, इंटरप्रेटर और जो कंपाइलर या आरएलडी जो है वो लिखे जा चुके हैं, और आपने बस अपनी लैंग्वेज को जो है सोर्स प्रोग्राम लिखना है और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करना है, जो भी उसका प्रोसीजर है। Database management system, it is a set of computer programs that enable a user to define, create, access, manipulate, output the information in record store on the database। इसी तरह के database प्रोग्राम है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि Microsoft Access है, Paradox है, गुप्ता है, पावर बिल्डर है, Oracle है, SQL सर्वर है, SAP है, ERP है, इस तरह के और DBase है, इस तरह के और भी बहुत सारी डेटाबेसेस हैं जिनके अंदर आप अपने डेटे को प्रॉपर तरीके से सेव कर सकते हो, उसको क्रिएट कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो, उनकी रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हो, डेटे को स्टोर कर सकते हो। सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, इट हेल्प्स डिजाइन एंड बिल्ड बेटर सिस्टम, a collection of programs that assist in developing an information system, also called computer aided सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। आप केस के सॉफ्टवेयर जो है वो इसके अंदर डिजाइन कर सकते हो, जैसे कि आपका AutoCAD है, 3D Max है, इस तरह CAM/CAD सॉफ्टवेयर्स हैं। तो वो सारे सॉफ्टवेयर अगर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स दे रहा है तो इसके अंदर रह के आप बआसानी जो है उसके ऊपर वर्किंग कर सकते हो। नेक्स्ट है जी हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। Application software assists in managing the organization's physical and conceptual resources. There are two types of application software, general purpose software and dedicated software. Application software बहुत सारे हैं, लेकिन वो 2, 3, 4 कैटेगरी के अंदर डिक्लेयर किए गए हैं। यहाँ पे अभी फिलहाल 2 कैटेगरी को हम डिस्कस करेंगे। वैसे अगर मैं बात करूँ तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, आपके पास इस तरह डिजाइनिंग में कोरल ड्रा है, इलस्ट्रेटर है, फोटोशॉप है, इन डिजाइन है। इसी तरह एनिमेशन की बात करूं तो स्विच मैक्स है, फ्लैश है, एनिमेटर है। अगर मैं मॉडलिंग की बात करूं तो आपके पास AutoCAD 3D मॉडलिंग है, कोरल कैड है, इसी तरह से 3D स्टूडियो मैक्स है, माया है। तो ये मुख्तलिफ तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जिनको इस्तेमाल करके आप अपनी मर्जी की कोई एप्लीकेशन, अपनी मर्जी का कोई डिजाइन जो है वो कर सकते हो। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, it is designed for general applications such as payroll, inventory management and accounting. Dedicated software is designed for a specific application such as a space shuttle। वो कहता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आपके पास इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम है, अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर है, पे रोल्स है, यानी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर सकते हो, प्रेजेंटेशन के लिहाज से आप पावर पॉइंट में काम कर सकते हो, इसी तरीके से एक्सेल के लिहाज से आप अकाउंटिंग का काम कर सकते हो। अगर कोई स्पेसिफिक काम करना है आपने, जैसे कि स्पेस शटल का काम है, तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन में कोई हाई स्टैंडर्ड के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का सहारा जो है वो लेना पड़ेगा। डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर क्या है? इट इंक्लूड स्पेशलाइज्ड एंड कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन डिजाइन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। फॉर एग्जांपल, लॉजिस्टिक software help firm handle the flow of goods and service from the one location to another in order to cut cost, minimize inventory and reduce the time it take for goods, services or information to reach their destination। वो कहता है इसी तरह से अगर आप कोई स्पेसिफिक डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर, जैसे कि एयरलाइन का डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर है, आपके जो ट्रेन का स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है, मोटरवे है उसका स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, तो उसके लिए प्रॉपर कोई कंपनी जो है वो हायर की जाती है, वो कंपनी जो है वो आपके लिए वो सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप करती है। जी, यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है? क्लियर हो गया जी सबको? ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सी यू सून। जी सर, जितने भी लेक्चर्स की स्लाइड है क्या वो मिल सकती है? जी, मैंने GCR के अंदर तमाम स्लाइड्स और तमाम जो आपके इसके वीडियो लेक्चर है वो सारे मौजूद हैं। आप अपना GCR चेक कर लें, GCR के अंदर आपको तमाम स्लाइड्स, तमाम लेक्चर, वीडियो, ऑडियो दोनों मिल जाएंगे।